मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर हमने डॉक्टर आसिम बायोलॉजी क्लासेस के अंदर पहले भी आपको कुछ वीडियोस शेयर करी थी। हम उस वीडियोस को थोड़ा सारा अपग्रेड कर क्योंकि पहले वो पेपर पर थी, हमने आपको समझाया था। अब उसको हम उन्हीं वीडियोस को और उसके आगे की वीडियोस को हम यहाँ पर बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम डॉक्टर आसिम बायोलॉजी क्लासेस के अंदर मेनली पढ़ेंगे कि नीट के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 11th क्लास की जो और 12th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो नीट के लिए बेसिकली सारे क्वेश्चन जो होंगे उसके अंदर हम बीच बीच में वो डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चन होते हैं और हम बताएंगे उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन जो होते हैं वो बीच बीच में पूछे जाते हैं आपसे लगातार, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 16 से। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है और इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम आगे की क्लासेस में भी जाकर पढ़ते हैं। फर्दर क्लासेस के अंदर जब हम नीट क्वालिफाई कर एमबीबीएस में चले जाते हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद में मेनली हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट प्रॉप में फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री, तो वही सारी चीज़ें हमें डिटेल के अंदर वहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि डाइजेशन का ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है। डाइजेशन की उस चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो हम पढ़ते हैं जो भी खाना हम खाते हैं वो फूड के एडिबल फॉर्म होती है। जैसे उस फूड के अंदर मेनली हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती हैं और इनको एज इट इज़ फॉर्म के अंदर सेल में नहीं भेजा जा सकता है। तो हम डाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं कि ये जो फूड के मेन कंपोनेंट होते हैं उनको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करा जाता है जिससे वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सकें। तो सबसे पहले डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फूड की एडिबल फॉर्म को हम एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन के लिए हम समझ लेते हैं कि डाइजेशन का बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। तो डाइजेशन का मतलब होता है कि फूड की जो एडिबल फॉर्म होती है उस एडिबल फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर। एडिबल फॉर्म को कन्वर्ट करा जाता है एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कि जिससे ये हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। तो फूड की एडिबल फॉर्म को एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं हमारा जो मेन कंपोनेंट होते हैं फूड के अंदर वो कौन कौन से होते हैं और एक्चुअल इस डाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम किन चीज़ों को सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं हमारे फूड के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो मेन कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट। और हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। तो इस कार्बोहाइड्रेट का हम डाइजेशन करते हैं और इसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं और इसकी सिंपल फॉर्म होती है ग्लूकोज। और इसी तरह से हम पढ़ते हैं कि हमारे फूड के अंदर फैट भी प्रेजेंट होता है। इस फैट का हम ब्रेक डाउन करते हैं डाइजेशन में और इस फैट को हम कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इसको कन्वर्ट करा जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से हम पढ़ते हैं कि हमारे फूड के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है और इस प्रोटीन को तोड़ दिया जाता है एमिनो एसिड के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से हमारे फूड के अंदर हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए और आरएनए, क्योंकि जो भी हम फूड खाते हैं या तो वो एनिमल ओरिजिन का होता है या प्लांट ओरिजिन का होता है, तो उसके अंदर सेल्स होती हैं और सेल के अंदर आपने पढ़ रखा है न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। और उसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ते हैं मेनली डीएनए और आरएनए होता है। तो हम इस न्यूक्लिक एसिड का भी ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब कि डाइजेशन के अंदर डीएनए और आरएनए का भी ब्रेक डाउन होता है। और इस न्यूक्लिक एसिड के ब्रेक डाउन से ध्यान रखेंगे बन जाते हैं पेंटोस शुगर, यानी कि 5 कार्बन की शुगर बनती है, ठीक है। तो ये 5 कार्बन की शुगर हम ध्यान रखेंगे 2 तरह की होती है। इट इज़ डीऑक्सीराइबोस इन केस ऑफ डीएनए। तो डीएनए के अंदर जो पेंटोस शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस और आरएनए के अंदर जो 5 कार्बन की शुगर होती है इसको हम कहते हैं राइबोस। तो इस पेंटोस शुगर के साथ साथ में हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है
तो बनते हैं नाइट्रोजन बेस और साथ साथ में बनता है फॉस्फेट। तो ये सारे फूड के मेन कंपोनेंट होते हैं। हमारे फूड के अंदर कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे हम पढ़ते हैं हमारे फूड के अंदर विटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं हमारे फूड के अंदर वाटर भी होता है, और ये वाटर जो होता है वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? हम पढ़ते हैं वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और ये सेल के अंदर जाता है, सेल का साइटोप्लाज्म बनाता है, और बहुत सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो वाटर के अंदर ही होती हैं सेल के अंदर, इसलिए वाटर भी ज़रूरी होता है। तो ध्यान रखेंगे हमारे जो मेन कंपोनेंट हैं फूड के, वो ये 4 कंपोनेंट होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। और इसके अंदर भी हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं ये सेलुलर फ्यूल होते हैं। सेलुलर फ्यूल का मतलब कि सेल के अंदर इन चीज़ों को जलाया जाता है, इनका ब्रेकडाउन करा जाता है, इनका कंबशन करा जाता है, और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और इसी एनर्जी से हमारी सेल के जो प्रोसेस होते हैं या हमारे जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे ये कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? सेलुलर फ्यूल। इनसे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो दिस इज़ सेलुलर फ्यूल। दूसरा हम पढ़ते हैं प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी तरह की प्रोटीन होती है। जैसे हम पढ़ते हैं हमारे हेयर्स के अंदर जो होती है वो केराटिन प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेल्स के अंदर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। हमारी मसल्स के अंदर हम पढ़ते हैं ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, मायोसिन, इस तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारी जो बोन्स होती हैं उन बोन्स के अंदर भी ऑसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। हमारा जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। हमारे ब्लड के अंदर हम पढ़ते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन होती हैं। तो बहुत सारी प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए एंजाइम्स भी होते हैं, एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के। जब हम कहें कि हमारी जब डाइजेशन होता है तो उस डाइजेशन के अंदर उस प्रोटीन को सिंपली अमीनो एसिड के अंदर तोड़ लिया जाता है, और ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको डिफरेंट फैशन और डिफरेंट मैनर में जोड़कर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन हमारी बॉडी की बन जाती है। तो ध्यान रखेंगे प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। इट इज़ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। तो ये हमारी बॉडी या मसल्स या बोन को बनाने में हेल्प करता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है नीट के अंदर, काफ़ी बार पूछा गया है, पहले भी पूछा जा चुका है CPMT के अंदर, या डिफरेंट जो अलग अलग स्टेट्स के कंपटीशन होते थे नीट वाले या MBBS के लिए, उसमें पूछा जा चुका है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम का ब्रेकडाउन करते हैं तो लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हम ध्यान रखेंगे कि ग्लूकोज के 1 ग्राम का अगर ब्रेकडाउन होता है तो लगभग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी रिलीज़ होती है। यानी कि 1 ग्राम का हम भाषण करते हैं तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह से हम देखते हैं फैट का अगर हम ब्रेकडाउन करते हैं तो फैट का ब्रेकडाउन करने पर 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी रिलीज़ होती है। और जब हम 1 ग्राम प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं तो इससे भी लगभग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि डाइजेशन में क्या होता है, एडिबल फॉर्म को, फूड की एडिबल फॉर्म को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है। हम डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कर देते हैं ग्लूकोज में, फैट का ब्रेकडाउन करते हैं फैटी एसिड में, प्रोटीन का हम ब्रेकडाउन करते हैं अमीनो एसिड के अंदर, और न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन हम कर देते हैं पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट के हम। ठीक है, इतनी बात हमने समझी। हमने समझा सेलुलर फ्यूल क्या होता है। आपसे पूछा जाता है सेलुलर फ्यूल क्या होते हैं, तो मेनली सेलुलर फ्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है हमारी बॉडी के अंदर। डाइजेशन के प्रोसेस में इस प्रोटीन को तोड़ा जाता है अमीनो एसिड में, और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इन अमीनो एसिड को दोबारा से जोड़कर हमारी बॉडी की प्रोटीन्स बना ली जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको हम किस तरह से आसानी से पढ़ सकते हैं, किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो हम ध्यान रखेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं ईजिली उसकी स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करा है।
मैंने लिखा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं उसकी आसानी से स्टडी करने के लिए। सबसे पहला पार्ट जो होता है इसका ये कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है इसका एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई दूसरी ग्लैंड्स, इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल को हम कह सकते हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है और माउथ से स्टार्ट होकर ये एनस पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ जो होती है वो माउथ से लेकर एनस तक, ध्यान रखेंगे लगभग 30 फीट के आसपास इसकी लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनाल की। और दो ओपनिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में, एक माउथ जो कि एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है, दूसरा होता है एनस दैट इज़ पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और इसके बीच में बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे हमने कहा माउथ, फिर उसके बाद में फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सारे पार्ट को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर दो ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहलाता है, और जिसके अंदर एक ही ओपनिंग होती है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होती हैं ये कौन सी होती हैं। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इंटरनल ग्लैंड जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट हैं, ये कहलाती हैं इंटरनल ग्लैंड्स, और दूसरी इंटेस्टाइन से बाहर से जुड़ी हुई होती हैं, इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल ग्लैंड। तो ये जो इंटरनल ग्लैंड्स होती हैं इसको अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहलाती हैं। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा। पहला है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं स्टमक के अंदर, स्टमक की वॉल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दूसरी होती हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइन के अंदर, इट इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। दूसरा एक्सटर्नल ग्लैंड्स होती हैं, और एक्सटर्नल ग्लैंड के एनसीईआरटी के अंदर हमें 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। उनके एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं कौन कौन सी एक्सटर्नल ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहली एक्सटर्नल ग्लैंड होती है सैलिवरी ग्लैंड, और इन सैलिवरी ग्लैंड से हम पढ़ते हैं सलाइवा का सिक्रीशन होता है, और इसी सलाइवा के अंदर आपने पढ़ रखा है सैलिवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट लगभग 30% स्टार्च का डाइजेशन कर देता है, ठीक है। तो इस सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, मेनली सलाइवा का सिक्रीशन होता है जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम, और ये लाइसोजाइम क्या करता है, फूड के साथ में आए हुए बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। दूसरा हम पढ़ते हैं कि एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड इसके अंदर और होती है, इसका नाम होता है लीवर। हम ध्यान रखते हैं लीवर जो होती है इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ी ग्लैंड है। इससे कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ नहीं होता है, लेकिन इससे एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं बाइल, और इस बाइल का काम होता है कि ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब फैट के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे फैट को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम लाइपेज होता है वो इसको अब आसानी से डाइजेस्ट कर देता है। तो ध्यान रखेंगे लीवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस, बाइल जूस। और तीसरी एक्सटर्नल ग्लैंड होती है पेनक्रियास, और ध्यान रखेंगे पेनक्रियास जो होती है वो एक मिक्स ग्लैंड होती है, या इसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे एंजाइम भी रिलीज़ होते हैं और हार्मोन भी रिलीज़ होते हैं। एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में या ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं मेनली, ठीक है। तो हमने इतना पार्ट पढ़ा कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है, फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स आती हैं, और इन एसोसिएटेड ग्लैंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इंटरनल ग्लैंड और एक्सटर्नल ग्लैंड।
इंटरनल ग्लैंड जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और एक्सटर्नल ग्लैंड के 3 एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड जिससे सलाइवा का सिक्रीशन होता है, लार का सिक्रीशन होता है। अभी इनके हम फंक्शंस पढ़ेंगे किस तरह से हैं। फिर उसके बाद में लीवर, यहाँ से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद में पेनक्रियास जो कि एक मिक्स ग्लैंड होती है या हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, जिससे हम पढ़ते हैं कि एंजाइम्स और हार्मोन दोनों चीज़ें रिलीज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की हमने इसके अंदर बात करी है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारी इंटेस्टाइन है वो माउथ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम माउथ का सेक्शन काट कर देखेंगे, ठीक है। एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द बॉडी माउथ। अब इस माउथ के अंदर हम देखेंगे कि लिप्स लगे होते हैं। सबसे पहले माउथ इज़ गार्डेड बाय लिप्स। अपर लिप इज़ नोन एज लैब्रम एंड द लोअर लिप इज़ नोन एज लेबियम, ठीक है। उसके बाद में हम इस बक्कल कैविटी की बात करेंगे, ओरल कैविटी की बात करेंगे। फिर हम इसोफेगस तक जाएंगे। फिर उसके बाद में स्टमक के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से पोर्शन प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करेंगे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे एक्चुअल में डाइजेशन किस तरह से होता है, ठीक है। साथ साथ में हम पढ़ेंगे कि इन ग्लैंड से कौन कौन से केमिकल्स या सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं और वो डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड से कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं या हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो डाइजेशन के अंदर किस तरह से हेल्प करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। इसके बाद में हम सेकंड पार्ट इसको पोस्ट करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए। जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका जो डाइजेशन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर या क्वारी नहीं रहेगी। उसके बाद में भी अगर कुछ प्रॉब्लम या क्वारीज़ रहती हैं तो आप लोग कमेंट के अंदर जाकर मुझे भेज सकते हैं, प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर ज़रूर आपको आंसर दूँगा, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे और अच्छी वीडियोज़ आपको भेज सकें, ठीक है। तो इस चैप्टर के एंड तक हम ये बात कहते हैं कि 100% आपकी लगभग सारी की सारी प्रॉब्लम डाइजेशन अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कंप्लीट हो जाती हैं। नीट के अंदर आया हुआ कोई भी क्वेश्चन या नीट के अंदर आगे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका बचकर नहीं जाएगा। लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे, क्वारीज जो है वो सॉल्व हो जाएंगी और यहाँ से एक सॉलिड बेस आपका तैयार हो जाता है कि जब आप MBBS के अंदर जाते हैं, हायर क्लासेस के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर के अंदर नहीं आएगी। बहुत सारे बेसिक्स हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। थोड़ी थोड़ी बातें हम यहाँ पर थोड़ी डीप में जाकर भी करेंगे। ज़्यादातर हमारी जो बात रहेगी वो नीट रिलेटेड ही रहेगी कि किसी भी तरह से कोई भी नीट का क्वेश्चन आपका इसके अंदर छूट ना जाए। सारे के सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक्स को हम इसके अंदर क्लियरली कवर कर लें, ठीक है। होप सो कि आपको ये सारी वीडियो जो है वो बिल्कुल समझ में आई है। इसको लिख सकते हैं, इसके प्रॉपरली नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, इसको समझ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अगेन मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वारीज। थैंक यू वेरी मच।